नमस्कार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट किसी के दिमाग में आता नहीं है। एक्चुअली गांधी जी ने कभी भी हिंदी का सपोर्ट एज एन ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज दोनों ही तौर पर नहीं किया था। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। बिकॉज 14 सितंबर हाल ही में गुजरा है और हिंदी दिवस हम सब ने बढ़ चढ़ कर मनाया है। But this becomes a debate of historical lessons. So let us see, where does Hindi stand in Gandhi's universe? सबसे पहली बात, गांधी ने हिंदी को एक प्रकार से एंडोर्स नहीं किया। हिंदी हैज ऑलवेज बीन एनश्राइंड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा के तौर पर इसे एनश्राइन किया गया। बट जब संविधान बन रहा था 1950s के डिबेट्स को अगर आप देखें, इट बिकेम अ वेरी हीटेड क्वेश्चन। क्या हिंदी पूरे तरीके से राष्ट्रभाषा या पूरे तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बननी चाहिए? हिंदी अपने आप में पूरी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर आर्टिकल 343 एक फॉर्मूला उभरा। फॉर्मूला इन दोनों इंडिविजुअल के बीच में उभरा। दीज टू पीपल वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेरे लेफ्ट में यू हैव गोपालस्वामी आयंगर एंड ऑन द राइट साइड यू हैव के मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। These two gentlemen came together और इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला ये था कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी रहेगी, बट हिंदी के साथ साथ फॉर नेक्स्ट 15 years फ्रॉम द टाइम दैट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, तो उस साल से 1950 से लेके 65 तक, नेक्स्ट 15 years तक आप इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, ताकि जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं वो साथ ही साथ इंग्लिश भी बोले और उसका भी यूज करें। एज सिंपल एज दैट। दिस इज नोन एज द Iyengar Gopalaswamy or Gopalaswamy Iyengar formula. This formula did not go away from our lives. अभी भी, यानी कि आजादी के 75 साल बाद, संविधान के बनने के 50-60 साल बाद भी हम इस फॉर्मूला के साथ आज भी जी रहे हैं। So was Gandhi right? Was he somewhere foretelling all of these conflicts with relation to language? क्या लैंग्वेज को लेकर वो ये बोल चुके थे? लुक एट दिस आर्टिकल 343। यहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 2 में that for a period of 15 years from the commencement of this constitution, English shall continue to be used for all official purposes of the union for which it was being used immediately before such commencement. अब ये प्रोविजन हमेशा से लागू रह गया। 15 साल बाद यानी 1965 में ऑल ओवर इंडिया देयर वाज ह्यूज प्रोटेस्ट कि इंग्लिश को खत्म नहीं करना है, हिंदी को रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो ना रखिए, बट वी विल नॉट हैव हिंदी अलोन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ज्यादातर डिमांड्स इंडिया के सदर्न स्टेट से आने लगी। फॉर एग्जाम्पल, यू नो द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु और कर्नाटका विच बिकेम टू मच emotive with relation to this particular language issue. आज भी हमें कर्नाटका में या तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में जहां पर भी हिंदी ज्यादा नहीं बोली जाती, वहां पर हिंदी को लेकर ऐसे इमोटिव इश्यूज देखने को मिलते हैं। Now let's see that what Gandhi actually said about this particular issue. गांधी के मायने में हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी थी। Now what is हिंदुस्तानी that Gandhi actually stood for? गांधी कहते थे कि हमें हिंदी की नहीं, हिंदुस्तानी की जरूरत है, हिंदुस्तानी भाषा की जरूरत है। नाउ दिस इज नॉट अ लैंग्वेज विच, जहां पे हमें कोई शिलालेख मिला हो, कोई इंस्क्रिप्शन मिला हो, या किसी इंपॉर्टेंट राइटर ने हिंदुस्तानी भाषा में कोई किताब लिखी हो, या एक लिटरेचर मौजूद हो जो इस भाषा को हम सबको पढ़वाती हो या हम सब जानते हो। ऐसा कुछ था नहीं। सो व्हाट इज हिंदुस्तानी एक्चुअली? दैट इज व्हाट गांधी सेज। फॉर एग्जाम्पल, गांधी की बहुत ही अच्छी राइटिंग्स हैं जो मैं आपके सामने यहां पर पेश कर रहा हूं, और वो कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अगर नेशनल लैंग्वेज बनना है तो 4 टेस्ट करने इंपॉर्टेंट है। 4 टेस्ट। व्हाट आर दीज 4 टेस्ट अकॉर्डिंग टू गांधी? दे आर, नंबर 1, इट शुड बी इजी फॉर द ऑफिशियल क्लासेस टू लर्न। कि सबसे पहले ऑफिशियल क्लासेस के लिए ये भाषा, जो भी भाषा नेशनल लैंग्वेज बने, वो इजी होनी चाहिए। दूसरा, रिलीजियस, कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए ये भाषा हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। थर्ड, it should be the speech of the majority of the people, if not all but majority. अब majority में 51% भी होता है, majority में 60% भी होता है, 70% भी होता है। So he said majority. And then finally, for the whole country, it should be easy to learn. जो लोग majority के बाहर हैं, मान लीजिए 40% जनता हिंदी नहीं बोलती है या 49% जनता हिंदी नहीं बोलती है, तो उनके लिए ये सीखना बड़ा आसान होना चाहिए। In his newspaper articles in नवजीवन और ऑल्सो इन इंडियन ओपिनियन, ये 2 पेपर्स गांधी जी इंग्लिश और गुजराती दोनों में निकाल रहे थे। इन दोनों पेपर्स में वो बार बार अलग अलग टाइम पर लेख लिखते थे, जिसमें वो कहते थे कि हमें
एक ऐसी भाषा का चुनाव करना होगा जो अगेन इजी टू लर्न हो, मेजॉरिटी का हो, और साथ ही साथ ऐसा हो जो सबके लिए रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सके, एंड दैट इट शुड ऑल्सो बी इजी फॉर द ऑफिशियल क्लास। ये गांधी जी के 4 मुख्य टेस्ट है। आई एम श्योर दैट द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग गांधी और हु लर्न एथिक्स में भी उन्हें 7 सिंस बताए जाते हैं, 7 पाप बताए जाते हैं जो गांधी जी ने एनश्राइन किए थे। समटाइम्स गांधी ऑल्सो गेव अ टेस्ट कि आप अगर किसी ऑफिशियल पोजीशन पे जा रहे थे या जाने वाले हैं या लेट्स से ऑफिसर बनने वाले हैं, तो गांधी जी का एक तलिस्मान भी है जो उन्होंने बाबू जगजीवन राम को दिया था जब कांग्रेस की सरकार आजादी के पहले कुछ राज्यों में अपनी सरकार बना रही थी। कांग्रेस पार्टी कुछ सरकार बना रही थी कुछ राज्यों में, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाबू जगजीवन राम को उन्होंने एक तलिस्मान भी दिया था, ये कहते हुए कि ये टेस्ट लेते रहना कि तुम लोगों का भला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो गांधी यूज्ड टू, he was in a habit of giving these tests and he was in a habit of prophesizing also, but his idea of Hindustani actually has many lessons which may have been used in today's time. फॉर एग्जाम्पल, ये गांधी जी की लैंग्वेज है क्या? हिंदुस्तानी। बतौर अगर हमें देखना है कि हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है, सो अगेन ही एम्फसाइजेस, ये अपनी राइटिंग्स में ही बताते हैं कि हिंदुस्तानी है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज राइटिंग्स, और वो कहते हैं, I call that language Hindi, which Hindus and Mohammedans in North speak and write either in Devanagari or in Urdu character. Exceptions were taken to this definition. It may seem to argue that Hindi and Urdu are different language. वो हिंदुस्तानी को कोई अलग भाषा नहीं बताते हैं। वो कहते हैं, देखिए, नॉर्थ में जो लोग बोलते हैं भाषा हिंदी, अगर आप देवनागरी में लिख रहे हैं तो हिंदी बन जाती है। अगर आप उर्दू जबान ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज नॉट पर्शियन। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू, नॉट मेनी पीपल नो, इज अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हम पाकिस्तान को दे बैठे हैं, वो अलग बात है, बट उर्दू की पैदाइश इंडिया में हुई थी, और उर्दू की लेखन यानी कि उसकी लिपि भी, रेखता भी ज्यादातर इंडियन वर्जन है, बिकॉज वी वर एलियन टू द कंसेप्ट ऑफ पर्शियंस और द पर्शियन लैंग्वेज। ईरान से जो भाषा आई पर्शियन लैंग्वेज, उसको भारतीयों ने अपने साथ उतना जोड़कर नहीं देखा। दैट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कल्चर। ज्यादातर मुगल्स या दिल्ली सल्तनत के रूलर्स पर्शियन को यूज करते थे, बट कॉमन पीपल स्टार्टेड यूजिंग उर्दू। यही चीज गांधी यहां पर एम्फसाइज कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे शब्द हिंदी और उर्दू में मिलते हैं, शब्द के डिफरेंस स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। सो लेट सपोज हिंदी बोलने वाले देवनागरी स्क्रिप्ट और उर्दू बोलने वाले रेखता वाले स्क्रिप्ट यूज करते हैं। Then he says, this is not a valid argument. In the northern parts of India, Muslims and Hindus speak the same language. The literate classes have created a division. The learned Hindus have Sanskritized Hindi, and Muslims therefore cannot understand it. The Muslims of Lucknow have Persianized their speech and made it unintelligible to the Hindus. वो एक कंप्लेन दे रहे हैं। वो ये कंप्लेन क्या कह रहे हैं कि देखो भैया, अब जो लोग हिंदूज की तरफ से हिंदी पढ़ रहे थे, उन्होंने हिंदी को बहुत ज्यादा संस्कृत की तरफ झुका दिया, और जो मुस्लिम्स थे जो उर्दू बोल रहे थे, उन्होंने उर्दू को ज्यादा पर्शियन की तरफ समझा दिया या झुका दिया। सो एग्जाम्पल इज दिस कि rather than forming a confluence, यानी कि दो नदियों का बहाव जहां पर एक मिलना चाहिए था, जो हिंदवी बोली होनी चाहिए थी, जो हिंदुस्तानी खड़ी बोली होनी चाहिए थी, वो पर्शियन की तरफ एक तरफ और दूसरी संस्कृत की तरफ हो गई, ताकि उर्दू बोलने वाले संस्कृत नहीं समझते हैं, संस्कृत बोलने वाले उर्दू नहीं समझते हैं, तो दोनों के बीच में वो खाई बनी रहे। गांधी सेज दैट दिस इज अनइंटेलिजेंट यूज ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़िए शुद्ध तरीके से, पर्शियन पढ़ना है तो पर्शियन पढ़िए शुद्ध तरीके से, दोनों को मिलाकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंडियन लैंग्वेज यानी कि हिंदुस्तानी का जन्म हिंदुस्तान में या इंडिया में या भारत में हुआ है, और उसे उसी तरीके से रहना चाहिए। This is what Gandhi actually had in mind. This was not pure Hindi, this was not pure Urdu, but a mixture of both of them. But साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसकी स्क्रिप्ट ना हिंदी से मैच होती है और उसकी लैंग्वेज ना ही उर्दू से मैच होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बंगाली स्क्रिप्ट और लेट्स से द साउथ इंडियन तमिल स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जहां पर बिल्कुल भी हिंदी से कोई ताल्लुक नहीं था। लेट सपोज राजस्थानी या अवधी या मगही, ये सारे दूसरे भाषा, या भोजपुरी या मैथिली, ये भाषाएं अपने स्क्रिप्ट को देवनागरी से जोड़ सकती थी। उर्दू बोलने वाले भी अपने आप को हिंदी से जोड़ सकते थे, एंड देयर वाज अ कॉन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू गांधी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, व्हिच कुड हैव बीन अचीव्ड। बट
साउथ इंडियन बोलने वाले या साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोलने वाले, जैसे कि तमिल बोलने वाले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मलयाली स्पीकिंग ग्रुप बिकॉज मलयालम इज वेरी मच नियर टू संस्कृत। अगर आप मलयालम के बहुत सारे शब्द देखें तो वो संस्कृत से काफी मेल खाता है। सो इज द केस विथ उर्दू, सॉरी, सो इज द केस विथ तेलुगु। Sometimes it is also the more case with Kannada because Kannada is far more closer to Sanskrit than it is to Hindi. Let's suppose in the case of Marathi, it is far more closer to Sanskrit again, और महाराष्ट्री प्राकृत, प्राकृत एक भाषा जो बोली जाती थी एंशियंट महाराष्ट्र में, it is far more closer to it rather than to Hindi. तो उनका कहना था, गांधी का कहना था कि ये ज्यादातर लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ मिल सकती हैं, जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं बोलते वो कम से कम सीख सकते हैं, और जो उर्दू बोलने वाले हैं वो भी हिंदी के लार्जर पक्ष में आ सकते हैं, इसे हम हिंदुस्तानी बोलेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ शुद्ध हिंदी का एक ग्रुप तैयार करना चाहते थे, अकॉर्डिंग टू गांधी दे हैव संस्कृताइज्ड हिंदी, और जो सिर्फ और सिर्फ उर्दू की भाषा बोलना चाहते थे दे हैड पर्शियनाइज्ड उर्दू। और ये इस भाषा को खत्म करता है। जब भी आप भाषा को एक कंजर्वेटिव थॉट में लेके जाते हैं, एक प्योरैनिटिकल थॉट में लेके जाते हैं, तो वो भाषा खत्म होने लगती है, उसमें नए नए शब्द आने चाहिए, नए प्रयोग होने चाहिए। एंड दिस इज व्हाट इज अकॉर्डिंग टू गांधी द हिंदुस्तानी स्क्रिप्ट। नाउ डू यू थिंक दैट हिंदी केम अबाउट, जो आज हम हिंदी बोलते हैं या आज ज्यादा हिंदी का प्रचार होता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनी कैसे? ये दूसरा सवाल। एंड दिस हैज अ पर्टिकुलर हिस्ट्री। एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू one of the colonial bureaucrats, Lieutenant Governor of Northwestern Frontier Province, Anthony McDowell. Anthony McDowell, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 1890s में इनके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर आया, और प्रेशर के साथ साथ उनका एक अपना कॉलोनियल इंटरेस्ट भी था कि वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जोन में या नेफा टेरिटरी में, नॉर्थ ज्यादातर हम इसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जोन, जो कि आज का अनडिवाइडेड पंजाब आप कह लीजिए, या पाकिस्तान और इंडिया के दोनों तरफ का पंजाब कह लीजिए, ज्यादातर अफगानिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, इवन टिल द पार्ट्स ऑफ दिल्ली, वो एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टेरिटरी हुआ करता था। वहां के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और वहां पर ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी। इन ऑर्डर टू डिसवेड देम फ्रॉम पॉलिटिक्स, वहां की पॉलिटिक्स में नॉन मुस्लिम कैरेक्टर्स लाने के लिए एंथोनी साहब ने हिंदी को, देवनागरी हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया अदर देन पर्शियन। सो इन द कोर्ट और इन द ब्रिटिश पार्लेंस इंग्लिश तो यूज होता ही था, पर्शियन वॉज ऑल्सो कैरिड ऑन फॉरवर्ड फ्रॉम द मुगल टाइम्स, और उसमें इन्होंने सबसे पहले हिंदी को जोड़ा। सो द क्रेडिट गोज टू हिम। उसके बाद 1888 में दरभंगा रियासत एक हुआ करती थी। हालांकि ब्रिटिशर्स ने दरभंगा को कभी भी रियासत का या एक स्टेट का दर्जा नहीं दिया, इट वॉज कॉल्ड एज अ जमींदारी। बट द जमींदार और द राजा ऑफ दरभंगा, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह वॉज द वेरी फर्स्ट वन, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। इनफैक्ट अगर आपने कहीं पर भी एक नारा सुना हो जो हिंदी के तरफ से लगाया जाता है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी या हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये नारा भी लक्ष्मेश्वर सिंह का दिया हुआ है, बिकॉज ही वॉज द वेरी फर्स्ट वन टू मेक हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वन पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। हालांकि ये जमींदारी मानी जाती थी। एंड देन केम अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो आज भी भारत में जीवित है। जी हाँ, दिस इंस्टीट्यूशन वॉज नोन एज द नागरी भाषा प्रचार समिति और द नागरी प्रचार सभा, which was led by three very important Hindi stalwarts, श्याम सुंदर दास, पंडित राजनारायण मिश्रा एंड ठाकुर शिव कुमार सिंह। इन तीनों ने मिलकर नागरी भाषा प्रचार सभा को जन्म दिया। दिस प्रचार सभा ऑल्दो केम अप इन द लेटर पार्ट, इन द वेरी एंड ऑफ द 19th century, बट यही एक व्हीकल बनती है जो बाद में भारत सरकार इस पर बैठकर इस इंस्टीट्यूशन के जरिए देवनागरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कवायद करती है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पेट्रन्स ऑफ नागरी भाषा प्रचार समिति और नागरी प्रचार सभा वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू हिंदी के पक्ष में बहुत ही क्लियर रहते हैं। इनफैक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस इट इज लार्जली, मैंने आपको जब अयंगर और मुंशी साहब दोनों को दिखाया, तो इट वॉज लार्जली मुंशी साहब, द कन्हैयालाल मुंशी, द ग्रेट कन्हैयालाल मुंशी, जिनके वक्तव्य आप लगभग सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में देखने को आपको मिल जाएंगे, जिनके डिबेट्स
और जिनके थॉट्स लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे. ही इज वन पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर दैट वी शुड थिंक अ लॉट अबाउट. सो के.एम. मुंशी जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की तरफ से हिंदी के पक्षधर थे, हिंदी के लिए बोल रहे थे. एंड गोपालस्वामी अयंगर was working towards the other official languages जो नॉन हिंदी स्टेट्स था उसके तरफ से बोल रहे थे. So anyways, K.N. Munshi was having the weight of Jawaharlal Nehru behind him and we saw कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बोले बिना ये हिंदी की प्रेजेंस नहीं समझाई जा सकती एंड दैट इज द दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो कि गांधी जी और एनी बेसेंट ने 1918 में मद्रास में लॉन्च किया था. अगेन इट इज स्टिल वन ऑफ द लिविंग एंड ब्रीदिंग इंस्टीट्यूशंस जो आज भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में फल फूल रहा है. और he was having this foretold or he was having this foresight actually कि उन्हें पता था कि सबसे ज्यादा हिंदी का अगर विरोध होगा तो शायद वो साउथ इंडियन स्टेट्स में होगा. एंड दैट इज व्हाई साउथ इंडियन स्टेट्स नीड टू हैव वन ऑफ द ब्रिजेस, ताकि उनकी भाषा तो जीवित रहे ही रहे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम चलती रहे, जीवित रहे, लेकिन हिंदी का भी एक अध्ययन होना चाहिए, हिंदी की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड दैट इज व्हाई ही लॉन्च दैट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वाज इट ऑल राइट? मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांधी जी की सभा, उसी सभा में वो लॉन्च कर रहे थे दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा. वाज गांधी राइट? इज इट ऑल अबाउट हिंदी वर्सेस तमिल एंड सो ऑन सो फोर्थ? एक्चुअली देखा जाए तो दो तीन बातें जो साफ सीधा पड़ती हैं. जब हिंदी आई यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनकर आई तो ज्यादातर विरोध साउथ इंडियन स्टेट से नहीं था. जी हां, मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑपोजिशन केम फ्रॉम दो स्टेट्स विच यूज्ड टू स्पीक उर्दू. और इसी तरीके से हमने उर्दू पाकिस्तान को बेच मारी, यानी कि जाइए जब पाकिस्तान बटा तो हमने लैंग्वेज को भी बांट दिया. एंड एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्टेड हिंदी. बट व्हेन इट केम टू अबाउट 15 years, जब भारत आजाद हुआ, आगे बढ़ा, ज्यादातर उर्दू बोलने वालों को डिस्करेज कर दिया गया. और जो ज्यादातर उर्दू बोलने वाले थे, राइटर्स थे, लॉरेट्स थे एंड इवन पीपल थे, वो पाकिस्तान में चले गए. तो हिंदी बोलने वाला या हिंदी के माध्यम से राजभाषा और इंग्लिश के माध्यम से ऑफिशियल काम चलता रहा. बट व्हेन इट केम अबाउट एक्सरसाइजिंग दिस मोनोपोली कि क्या लैंग्वेज की मोनोपोली हो सकती है, देन वी केम अबाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. So for example, South Indian states started having practical problems. They also started voicing their aspirations कि ऐसा नहीं होगा कि तमिलनाडु में हिंदी बोली जाएगी या हिंदी में ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस का काम होगा, हमें अपनी लैंग्वेजेस भी चाहिए. एंड एज ए रिजल्ट आजाद होने के 15-20 साल बाद हमें हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी का प्रॉब्लम वापस देखने को मिला. So was Gandhi right in that consideration कि एक हिंदुस्तानी भाषा जो सबको जोड़ने वाली होनी चाहिए, क्या वो आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? Actually, language is more about politics later on, because हमने देखा है साउथ इंडिया से हो या आप नॉर्थ इंडिया से हो या आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हो या वेस्ट इंडिया से हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एबल टू स्पीक कनेक्टिव लैंग्वेजेस. अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक ऐसा लैंग्वेज बोल लेते हैं जो सामने वाले को समझ में आए. अगर हिंदी नहीं समझ में आती तो हम टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं. अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हम टूटी फूटी मराठी बोल लेते हैं. अगर मराठी नहीं समझ में आती तो हम तमिल बोल लेते हैं. कहने का मतलब है, एंड आई एम कोटिंग गांधी अगेन, ही सेड दैट इट इज वेरी इजी फॉर मी एज अ गुजराती हु ईट्स गुजराती फूड टू कीप अ माउथफुल ऑफ साउथ इंडियन फूड इन माई फूड एंड येट अप्रिशिएट इट. यानी कि शायद मैं उनके वर्ड्स को अपने शब्द दे रहा हूं. अगर आप गुजरात में हैं, ढोकला खाते हैं, तो आपके लिए तमिलनाडु का डोसा खाने में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन आप गुजराती बोलते हैं, आपने तमिल कभी सुनी नहीं और सीखी नहीं, उसको सीखने में प्रॉब्लम होगी, समय लगेगा. इसीलिए हम इंडियंस का मल्टीलिंगुअल होना बहुत जरूरी है. बट कैन इट ट्रांसलेट इनटू अ नेशनल लैंग्वेज? दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज स्टिल लैकिंग. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स छोड़ के गए. एक देश, एक सोच, एक राष्ट्र छोड़ के गया. बट लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट रहा कि क्या वो एक लैंग्वेज छोड़ के जा सकते थे या एक प्रकार की कल्चर छोड़ के जा सकते थे? शायद एकात्मता या सब कुछ एक कर देना भी उतनी अच्छी बात नहीं. यस, हिंदी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज फॉलोड बाय असमी. अब जब
2027 में सेंसस होगा, सो वील ऑल्सो हैव मोर डेटा अबाउट लैंग्वेज स्पीकिंग. बंगाली इज द नेक्स्ट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी, आई करेक्ट माई सेल्फ. सो ऐसे में we have multiplicity of languages, we should take pride in that, but at the same point of time जो practical nuances हैं कि हर जगह हर चीज़ हर समय कैसे बोली जाए, that becomes one of the challenges जो इस देश के हर जनरेशन के लोगों को झेलना पड़ेगा और उसे पार पाना पड़ेगा. आई होप यू एंजॉयड दिस प्रेजेंटेशन. हैप्पी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग चारवाक.